को एक दूसरे के साथ या किसी के साथ केवल मनुष्य ही नहीं, किसी भी जीव जंतु से घृणा या नफरत का भाव नहीं रखना है। इसमें कहा गया है कि जैसे सबके मंगल की कामना करनी है। सबके मंगल की कामना अर्थात कभी कभी होता है कि हम शब्दों में तो मंगल की कामना करते हैं, परंतु अंदर से क्या होता है कि हम वास्तव में नहीं चाहते हैं कि उसका क्या हो, भला हो। जैसे कि अ, हम किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ भी कोई वो हो तो हम बात करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सबका भला हो, लेकिन वास्तव में आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्मन इस बात को चाहता नहीं है कि उसका भला हो। वो चाहता है कि वो किसी भी माध्यम से आगे न बढ़े। मेरी मेरी हार्दिक इच्छा है, लेकिन वो मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव ये है कि जो अंतर मन में है वही भाव बाहर भी रहे। तो अंतर अंतर मन में अच्छा भाव रहे और बाहर भी अच्छा भाव रहे, वही है मैत्री परमिता। करुणा परमिता क्या है? नाम से ही पता है कि करुणा, दया। यह मैत्री भाव केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। तो ये हमारी समस्याओं का जड़ क्या है? सबसे ज्यादा समस्याओं का जड़ है एक दूसरे से जलन की भावना रखना। अगर वो हमसे आगे चला जा रहा है तो उससे जलन की भावना रखना, या किसी भी माध्यम से अ, अपेक्षा करना। अपेक्षा अर्थात कि उम्मीद रखना, ये ज्यादा ही हमारी समस्याओं का, ज्यादा क्या, सबसे बड़ी समस्याओं का जड़ है। और इन समस्याओं से ऊपर उठ के तटस्थ भाव हो जाना कि किसी भी परिस्थिति में हमको इतना विश्वास है कि हम अच्छा कर लेंगे, वो भाव आ जाना सबसे बड़ी बात है। तो करुणा परमिता में ये बताया गया है कि हमें सबके साथ, मनुष्य और जंतुओं जीवों के साथ मैत्री का भाव रखना चाहिए। तो ये हमारे छोटा सा ज्ञान, छोटा सा हम हमारे पास जानकारी थी जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर किसी को अपनी बातें रखनी है तो वो रख सकता है। आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे सुना। भीम सर जी, आपसे निवेदन है कि आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोले। शायद भीम सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ बोलना चाहता है, स्टूडेंट या कोई भी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो बोलना चाहता है, तो अपनी बातों को रखें, क्योंकि आज का संवाद हेलो। हम सब। यस सर जी। जी मैं सुन रहा हूँ, कोई आ गया था इसलिए मैं नहीं बोल पाया। कोई बात। बहुत अच्छा सशक्तिकरण संवाद कर रहे हैं आप, कंटिन्यू करें प्लीज। जी जी, धन्यवाद। तो ये हमारा 10 परमिता है जो तथागत बुद्ध ने हमें बताया था। इसके बारे में हमने छोटा सा चर्चा किया। जय भीम दीपक। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? हम सभी लोग ठीक है सर, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छा हूँ। हम एक पक्ष रखते हैं इन परिमिताओं का, क्योंकि इनमें से सभी परिमिताएं बड़ी आदर्शवादी प्रतीत होती हैं, है ना। अगर हम जन साधारण में इनको लेकर जाएं, आम आदमियों में इन पर चर्चा करें
कि परिमिताएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात हमने कही, शील है की बात की हमने, दान की बात की, नैष्कर्म्य की बात की, वीर्य की बात की, करुणा की बात की, मैत्री की बात की, शांति की बात की। अब हम अगले चरण में से ले चले तो क्यों ना हम इस पर चर्चा करें कि इनकी उपयोगिता क्या है, इन आदर्शों की क्या कोई उपयोगिता है या केवल किसी एक संदेश है कि किसी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, तथागत ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और क्योंकि तथागत ने बोली हैं इसलिए हम उन्हें मान लेते हैं। एक पक्ष ये हो सकता है कि एक विद्वान व्यक्ति ने, एक महान व्यक्ति ने कुछ अच्छी बातें बोली हैं, तो जस्ट क्योंकि उस महान व्यक्ति ने ये बातें बोली हैं तो हमें ये बातें मान लेनी चाहिए, या कभी कभी हम उन्हें भगवान तुल्य भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो असाधारण व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ असाधारण व्यक्ति बात कही है जो हम सबको शायद समझ नहीं आ सकती। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि हमने जो ये महान बातें कही गई हैं इनकी उपयोगिता क्या हो सकती है, क्या आज के जीवन में, आज 2500 साल बाद भी इन परिमिताओं का कोई मोल है? तो क्या हम इस चर्चा को इस ओर ले जा सकते हैं कि हम व्यवहारिक यस। धारणों के साथ जोड़कर, आज के समय के साथ जोड़कर, आज की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर इनको जोड़कर देखने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। तो हम सबसे जी सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितना भी आदर्शवादी बातें कर लें और वो धरातल पे या व्यवहारिक ना हो तो वो बातें ज्यादा ही अप्रासंगिक लगती है। और तथागत बुद्ध ने बोला भी था कि हमारी बातों का ज्यों का त्यों मत मान लीजिए, आप उसे अपने अनुभव से, अपने प्रैक्टिकली उसे अनुभव करें फिर माने। तो निश्चित तौर पे सर इसमें आप जो बोल रहे हैं वो उचित है, आगे बढ़ना इस पर। जी, हम अपने साथियों से भी निवेदन करेंगे कि हम इस चर्चा को एक तरफा चर्चा ना बनाकर, क्योंकि हम इन आदर्शों को सुनकर रह जाएं और इनको जीवन में आत्मसात ना कर पाए तो उनका कोई लाभ नहीं है। और आत्मसात करने में, किसी भी चीज को आत्मसात हम तब कर पाते हैं जब हम उसको बहुत उपयोगी माने, हमें लगे कि नहीं यार ये बहुत आवश्यक चीज है, यदि हमें ये चीज नहीं प्राप्त होगी तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई होगी, तभी हम किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को आत्मसात कर पाते हैं। तो मैं सभी साथियों से अपेक्षा करूंगा, मैं ये कर सकता हूं कि हम लोग इस चर्चा को एक एक करके शुरू करते हैं और आप सभी लोग भी उसमें अपनी अपनी राय अवश्य दें। तो दीपक आपसे शुरू करें। आप आपके समझ से बताइए कि शील परिमिता का क्या उपयोग है। इनफैक्ट हम सारे लोग बारी बारी आज के समय में हमने ये समझा कि शील परिमिता की बात हमने की कि नैतिक स्वभाव होना चाहिए, हमारी कुछ नियम होने चाहिए जीवन में, हमें अनैतिक जीवन नहीं जीना चाहिए, जो हमारे भीतर अकुशल करने की, किसी का कुछ बुरा करने की मनोवृत्ति है, हमें कुशल और अकुशल का भेद स्वाभाविक रूप से पता होता है। हम कब अकुशल कर्म कर रहे हैं, कब कुशल कर्म कर रहे हैं, ये पता होता है। तो हम इसी पर चर्चा करते हैं और हमारे सभी साथी इस पर सहयोग दें कि यदि हम इस शील परिमिता को अपनाएंगे तो हमें क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा। दोनों पक्ष रख सकते हैं, ओपन माइंड से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी सर। शील परमिता हमें ये बताता है कि हम अच्छे आचरण करें, अर्थात तो अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। अच्छे आचरण करने से पहला तो ये होगा कि हम अपने लिए जो कार्य कर रहे हैं
उससे अकुशल कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कार्य करने से पहले ये पता जरूर रहता है कि ये कार्य कुशल है और ये कार्य अकुशल है। जब हमारे मस्तिष्क में ये बात रहेगी कि हमें अच्छा आचरण करना है, शील परमिताओं का पालन करना है, तो हम अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे मन में पहले से वो बैठा हुआ है। तो अच्छे कार्य करने से पहला ये है कि हम आत्मसंतुष्ट रहेंगे, हम व्यभिचार की तरफ नहीं बढ़ेंगे और बुरे कार्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम किसी जॉब में हैं या आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा वेतन कुछ निश्चित है, तो हम उस वेतन से कहीं और से भी कोई गलत तरीके से धन कमाने का अगर अवसर मिल रहा है, तो हम वहाँ पे उस अवसर को क्या करेंगे कि इग्नोर कर देंगे, उसे नहीं, उस अवसर को अपने पास आने ही नहीं देंगे। जिससे क्या होगा कि हम एक तो आत्मसंतुष्ट रहेंगे, और हम कर्म के सिद्धांत से जोड़कर देखें तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम हमारे लाइफ में, जीवन में बुरा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये कर सकते हैं कि हम शील परमिता को, अच्छे आचरण को पालन करते हुए जो हमारा वास्तविक कर्तव्य है उसको पूरा करते चले। निश्चित तौर पे ये व्यवहारिक थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव तो नहीं है कि हमें अगर गलत अवसर मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें लिप्त ही हो जाएं। कुछ लोग हैं जो उससे बच जाते हैं और खुद को बचाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। शील परमिता का ओवरऑल ये है कि हम हमारा आचरण अच्छा रहेगा। अगर हम अच्छे आचरण से कार्य करते रहेंगे तो कोई भी बुराई हमारे पास आएगी भी तो हम उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उससे दरकिनार करते हुए अच्छे आचरण के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि व्यवहारिक तौर पे भी इसे शील का किया जा सकता है, शील परमिता को, और इसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी साथी मुझे लगता है दीपक, आप बाकी साथियों से भी इस विषय पर कमेंट मांगे। जी जी सर। जयंत जी, अगर आप इस पे कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, शील पे जो व्यवहारिक तौर पे हम इसका क्या हमारा लाभ है, क्या हम इसे व्यवहार में उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते, फिर अपना सुझाव दे, अपना विचार रखें। जयंत जी शायद हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की वजह से। हिमांशु जी, आप इस बात पे अपना विचार रखेंगे क्या? नहीं सर, मैं अभी आपको समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ऐड करना चाहूँ। उमेश जी, आप शील परमिताओं को व्यवहारिक तौर पे जो इसको व्यवहार में उतारा जा सकता है या ये केवल प्रासंगिक है, इस पे अपने बात को रखें कि क्या इसे अपने जीवन में उतारा भी जा सकता है या नहीं। उमेश जी, T1552। भारती जी से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया इस पे अपना विचार रखें, शील परमिता पे, जो प्रश्न पहले ही हम लोग कर चुके हैं। जय नवोदय सभी को। मैं दीपक सर आपसे टोटली एग्री करती हूँ शील पारमिता पर, जो आपने हमें अभी समझाया है। एंड ये शील पारमिता हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हमारे डेली वेज में भी। जैसे कि हम एज ए स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगी कि हम जो भी चीज स्टडी करते हैं उसे हमें एक मैनर में, एक डिसिप्लिन में करना चाहिए। और
हम बिजनेस वे में भी हम देख सकते हैं, कोई भी चीज अगर हम करेंगे, कोई भी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, तो वो भी हमें डिसिप्लिन में एक लिमिट तक अपनानी चाहिए, और जहां तक हमें प्रॉफिट हो वहां तक, ताकि वो चीज हमारे लिए एक हार्मफुल भी ना हो, बस बेनिफिशियरी बने, इस तरीके से। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद सर। और कोई इस पे अपना बात रखना चाहता है? जी सर। जी मंगेश जी बोले। हाँ सर, जो मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ और मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारा जीवन का एक और भी लक्ष्य होना चाहिए कि मतलब शांति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है शिल्पनिमित्ता उसी का एक मार्ग कह सकते हैं, क्योंकि अगर नीतिमत्ता वाइट रखेंगे, मतलब अपना जो दूसरे के प्रति वाइट भावना रखेंगे, तो हमारे अंदर वो जो शांति नहीं बन सकती, ऐसा मेरा मानना है। और अगर और स्वतंत्रता कहते हैं ना, हम उससे भी मैं उससे रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा कर रहे और कुछ कर रहे, मतलब आप हम उनके स्वतंत्रता के बीच में आ रहे, मतलब उनको ये कर रहे, उनको पूरी तरह से अपोज कर रहे शायद, वो मुझे लगता है। और सही है कि आज के युग में, कि आज के काल में शिल्प, ये जो 10 परिमिता बताए तथागत भगवान बुद्ध ने, वो जीना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। सर मुझे लगता है कि इस प्रश्न पे अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है या अपने विचार रखना चाहता है इस प्रश्न पे, तो रखे। हमारे और साथी हैं, वीरपाल जी हैं, घनश्याम रोहिल्ला जी हैं, सभी हम लोग चर्चा रखते हैं, इसको एक तरफा बातचीत ना बना के। अरुण है, अच्छे लाल जी हैं, हम सभी लोग सहयोग करते हैं शील परिमिता में। वीरपाल सर कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आप बात रखें। वीरपाल सर, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप कृपया अपनी बात रखें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। मेरा ये मानना है, नैतिक और अनैतिक जो हमारा व्यवहार है, ये व्यवहार एक तो क्या है, जैसे होता है कि हमें पता चल जाता है। वो पता तब चलता है जब हम अपने अंदर के जो आवाज को सुनने के काबिल हों पूरी तरह से। और वो जो आता है, वो एक जैसे होता है ना, एक मेडिटेशन करने का। जब तक आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको अंदर की आवाज सुनाई नहीं पड़ पाती है, और उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अभी जैसे देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा एक वो है कि जैसे लड़का और लड़की में, बहू में और बेटे में बहुत बड़ा फर्क महसूस किया जाता है। तो अगर एक सास अपने बेटे को हमेशा ज्यादातर जस्टिफाई करने की कोशिश करती है उसके सब तरह के एक्शंस, और बहू के सारे एक्शंस उसको गलत लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि उसने जिंदगी भर एक तरह से उसी तरह से अपना जो समाज को ऑब्जर्व किया है, वो उसी तरह से किया है। और उससे क्या होता है कि वो एक जो क्या सही है और क्या गलत है, इसको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। नंबर वन, जैसे सपोज कोई हस्बैंड किचन में काम कर रहा है और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए। उस एक्सीडेंट का जो दोष है, जनरली ज्यादातर केसेस में जो सास है, वो हमेशा बहू पर आरोप थोपने की कोशिश करती है, ना कि इस चीज को एक ऐसा ले कि भाई ये एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर आपका बेटा किचन में काम कर रहा है या अपने वाइफ के साथ सहयोग कर रहा है, तो वो कोई गलत बात नहीं है। तो ये क्या है कि एक सामाजिक स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे, उन सेट्स के अनुसार वो जो बात है वो
जो सास सोचती है वो अपने हिसाब से सही सोच रही है, क्योंकि सामाजिक दौर में उसने यही सीखा है कि वाइफ को ही सारे काम किचन में करने चाहिए, हस्बैंड को किचन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो वो जो वो बहू है उसकी, वो उसके साथ गलत कर रही है हस्बैंड के साथ, को उसको उसमें पार्टिसिपेट करा के। तो उसने ये सीखा, और वो इसीलिए उसका जो इंटरप्रेशन, वो अगर कोई एक्सीडेंट होता है हस्बैंड के साथ, तो उसका जो इंटरप्रेशन है वो ये होगा कि भाई मेरी बहू ने अननेसेसरली मेरे बेटे को यहाँ पर लाके और उसको देखो एक्सीडेंट करा दिया, खुद भी तो कर सकती थी। और अगर एक्सीडेंट बहुत सीरियस होता है, मान लो कोई मौत हो जाती है, तो वो मौत का ब्लेम हमेशा उसकी अपनी बहू पर रखेगी। ये जनरल कंसेप्ट है। अब इसमें जो नैतिक व्यवहार का जो बात आती है वो ये आती है कि आदमी कितना का जो अंदर का जो एक जो रीजनेबिलिटी कंसेप्ट है वो कितना डेवलप्ड है। अगर वो डेवलप नहीं है तो वो जो समाज में जो नैतिक अनैतिक और अच्छा बुरा सही गलत की जो पहचान है, वो एक बड़ा ही एक मतलब है, तो हमेशा ये सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव होने के साथ साथ ये एक बहुत ही खतरनाक पहलू भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको शायद मालूम होगा, पाकिस्तान में एक अभी घटना हुई है 1-2 दिन पहले ही, जिसमें एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया, पीट पीट के मारा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने मोहम्मद साहब के बारे में अलिजिडली कोई गलत कमेंट किया था। तो इस बात से मतलब बेसिकली इसका क्या क्या रिलेशन है आज के टॉपिक पे, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप ये सोचता है कि श्री मोहम्मद के बारे में कुछ भी गलत कोई बोले तो वो दंड का पात्र है, और दंड का पात्र नॉट ओनली दंड का पात्र है, पब्लिक उसको दंड दे सकती है। और यही घटनाएं किसी और रूप में हमारे समाज में भी होती हैं। तो जो भीड़ सोच रही है, या जो वो लोग सोच रहे हैं, सोच किसी का भी गलत और सही नहीं होता है, सोच सिर्फ सोच होता है। अब उन्होंने जो सीखा या जिस वातावरण में वो पले बढ़े हैं, या जो भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उसमें उन्होंने जो सोचा जो किया वो उन्हें बड़ा सही लग रहा है। और हम अपनी ओर से जो देखें तो हमें बहुत गलत लगता है, बड़ा निंदनीय कार्य लगता है। तो मैं बेसिक कंसेप्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें ना एक जैसे अंदर से खुद को एक्सप्लोर करना और अंदर से खुद को डेवलप करते रहना, ताकि आपको जो आवाज है, जो जो आपका सामाजिक परिवेश है, आप उससे थोड़ा अलग सोच के, इंडिपेंडेंट सोच के चीजों को देख सकें। वो एक एबिलिटी पैदा करना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करके तभी आप इन चीजों पे आ पाएंगे। अदरवाइज समाज में जो बेसिकली होता है, मैं एक चीज मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति कभी भी गलत नहीं होता है। गलत इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर व्यक्ति जो बात करता है वो उसका जो अपना एक्सपीरियंस है, जो उसका एक्सपोजर है समाज में, जो उसने समाज से सीखा है, और जो उसकी अपनी एक बेसिक जो उसकी डेवलपमेंट है, उसकी जो उन दोनों के सहयोग से ही वो एक बात कहता है समाज, और उस बात से वो बिल्कुल पूरी तरह कन्विंस होता है कि यस ऐसा ही होना चाहिए। किंतु जब हम देखते हैं कि जिस तरह से समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे बहुत सारी जो बातें हैं, जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, वो गलत हैं। तो उन गलत प्रैक्टिसेस को आज के दौर में हम उनको दूसरी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि अब समाज का डेवलपमेंट हो चुका है और हमें अपनी अंदर कंसाइंस को हमने काफी हद तक डेवलप कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपनी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपना निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन करते रहें थ्रू आउट आवर लाइफ। और इन चीजों को अपने को जो मेडिटेशन के थ्रू या जो भी है, इंटरनल एक्सप्लोरेशन ऑफ योरसेल्फ इज वेरी मस्ट। तभी हम चीजों को ढंग से देख पाएंगे, वरना हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में हमेशा नाकामयाब रहेंगे। तो एक वर्ड जो आता है ना, एम्पैथी, यानी दूसरों के जूते में पैर रख के फील करना है। एक तरह से आप दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे की जो भावना है, उनको किस तरह से आप
अपने अंदर फील करके देन यू थिंक कि भी क्या हो सकता है। तो वो एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना, ये बहुत जरूरी है डेवलप करना। तभी हम मेरा विचार ये है कि बुद्ध द्वारा दी हुई सारी जो बातें हैं उनको ढंग से समझ पाएंगे। बस मेरा तो ये कहना था। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद वीरपाल सर। अंततः आपने, मैं जहाँ तक समझ पाया, आप तटस्थता की बात कर रहे थे, न्यूट्रलिटी की, कि आप न्यूट्रल होके बातों को समझे, बिल्कुल कोई भी एक्शन लेने से पहले तटस्थ होए, बिल्कुल दोनों हर एक पक्षों को समझ समझे। के यस जी भावनात्मक उसमें बह के, या अपना जो आपका जो ज्ञान है वो लिमिटेड ज्ञान से थोड़ा सा बाहर निकल के तब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए सतत प्रयास और सतत शिक्षा या मेडिटेशन, जो भी तरीका आप अपनाना चाहें वो आप फॉलो कीजिए। जी सर। सर, आप कुछ बातें कहना चाह रहे थे सर? मेरे ख्याल से मैं कंक्लूड कर दूंगा। हमारे भीम सिंह जी भी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जी जी, थैंक यू सर। साथियों, जो सील होता है, सील का विपरीत होता है दुस्सील। और ये दुस्सील मनुष्य को ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जो दुस्सील है उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, त्याग करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अच्छा लगता है। परंतु जो मनुष्य दुस्सील होता है ना, वो अपने आप को उस निम्न स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसको पहुंचाना चाहता है, मतलब अब उसको दुख में पहुंचाना चाहता है उसका शत्रु, वो दुख में दुस्सील अपने आप पहुंचा देता है। और ये जो दुस्सील है, जो सीलवान नहीं होते, जो दुस्सील होते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल एक बार अगर जो बुरा सील उसके जीवन में आया, तो वो बुरा सील उसके इर्द गिर्द इस तरह से उसको घेर लेता है, जिस तरह से अमर बेल आपने देखी होगी। एक अमर बेल एक पेड़ पर चढ़ती है और उसको चारों तरफ से वो घेर लेती है, और घेर करके उस पेड़ को सुखा देती है, नष्ट कर देती है। उसी प्रकार ये जो दुस्सील है, ये इंसान के अंदर एक बार प्रवेश कर जाए तो ये उसको इस तरह से घेर लेता है कि उसको सब कुछ नष्ट कर देती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इवन सामाजिक जो उसका हैसियत, वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए हमें दुस्सील से बचने के लिए सीलवान बनना बहुत जरूरी है। और ये दुस्सील साथियों, बिल्कुल जीवन में अगर हम इसको आ जाता है जीवन, मतलब तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि समय परिवर्तनशील है। आज जो अच्छा है वो कल बदल सकता है, और जो आज जो दुखी है वो कल बदल के सुखी होगा। ये समय परिवर्तनशील है। अगर किसी कारणवश अगर कोई दुस्सील आपके जीवन में प्रवेश करता है, तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। उसको जो है ना, इंसान को सजग रहना चाहिए कि ये दुस्सील हमारे जीवन में प्रवेश किया है, उसको हटा देना जरूरी है। अगर हम उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये आपके पीछे ठीक उस मतलब जो बैल होता है, एक बैल के पीछे गाड़ी लगी होती है, बैल गाड़ी के पहियों की तरह आपके पीछे पीछे चल देता है, और ये आपको जीवन भर कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए सीलवान बनना बहुत जरूरी है। इस सील को समझने के लिए जो है ना, हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी मतलब किसी की बहन बेटी या पर स्त्री को मतलब जो है मतलब गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। और चुगली चपाटी से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उससे भी ज्यादा बहुत जरूरी है वो है कि नशा पत्ते, कच्ची पक्की शराब या अन्य बहुत तरह के जो नशा है, उन नशों से हमें दूर रहना चाहिए, तभी हम सीलवान बन पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब जो क्षणिक सुख है उसके आवेग में आकर अपने लॉन्ग टर्म के प्लेजर को
नहीं इग्नोर करना चाहिए। जैसा सर ने बताया। सर आप हम सर के पास चलते हैं। सर आप अपनी बात को रखें। आप मुझसे बोल रहे हैं दीपक? जी सर, आप ही से बोल रहा हूँ। मुझे लगता है, मेरे विचार से शील एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे जीवन के लिए शील बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शील की परिभाषा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो शील का अर्थ, सीधा अर्थ है नैतिकता। नैतिकता, या जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे जीवन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, होने चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज एक नियम के बिना, अगर हम किसी भी समाज को हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलने के हमें कुछ नियम बनाने होते हैं, और यदि सभी लोग सड़क पर चलने के नियम मानेंगे तभी सड़क कामयाब होगी। अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, हमने रेड लाइट लगाई है, एक तरफ से ट्रैफिक आता है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक आता है, तो हम बारी बारी सभी को मौका देते हैं। ये एक कोड है, एक कंडक्ट है कि हमने एक नियम बनाया है कि सड़क पर चलते समय हमें ये नियम पालन करने हैं सबको। अगर ये नियम पालन करेंगे तो सभी लोग स्मूथली सड़क को आराम से पार कर पाएंगे। परंतु यदि सब लोग आगे निकलना चाहेंगे, सब लोग को इंतजार नहीं करना चाहेगा या नियम का पालन नहीं करेगा, तो हम लोग उस चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे से टक्कर मारते रहेंगे। हमने सड़क पर चलने का एक नियम बनाया है कि हम सब लोग एक दिशा में चलेंगे। राइट हैंड साइड पर ट्रैफिक इस दिशा में चलेगा और लेफ्ट हैंड साइड का ट्रैफिक इस दिशा में चलेगा। परंतु यदि जब लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हम सड़कों पर देखते हैं कि रॉन्ग साइड से जब गाड़ियां आती हैं तो उनका क्या हर्ष होता है, उनसे क्या चीज रिजल्ट होता है कि जो एक पक्ष है, दोनों पक्ष, जो एक व्यक्ति जो अपने नियम का पालन कर रहा है वो भी उसके अंदर चोटिल होता है, और जो नियम का पालन नहीं कर रहा है, जो कोड का पालन नहीं कर रहा है, वो भी उससे नुकसान पाता है। तो हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में कोड्स का बड़ा महत्व है। जब तक हम इन कोड्स के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम एक बेहतर समाज नहीं बना सकते। हम यहाँ व्यक्तिगत समाज की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। नैतिकता बहुत आवश्यक है जब हम एक समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं। और मैं आज के समय में जो तथागत के इस विचार को, शील को, जैसा उन्होंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ चीजों के तो हम नियम बना सकते हैं, कुछ चीजों के रूल बना सकते हैं कि आप अगर किसी को खून कर देंगे तो आपको ये सजा होगी, ये तो हो गए लॉ। पर कंडक्ट इससे थोड़ा सा और नीचे आ जाता है कि हमें अपने आचरण पर सजा नहीं मिलती है। आपने झूठ बोला, इसकी सजा नहीं मिलती है, पर ये बैड कंडक्ट है। तो हमें अपने कोड ऑफ कंडक्ट को मैनेज करना, उसका ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना हम सड़क पर चलते हुए नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो मैं ये मानता हूं कि शील हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए, अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, एक दूसरे को नुकसान, खुद के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें शीलवान होना चाहिए। अगर हम नैतिक आचरण करेंगे तो हमारे समाज में चारों ओर नैतिकता व्याप्त होगी। सभी लोग उस तरीके का व्यवहार करेंगे जो एक दूसरे के लिए हितकारी होगा। और यदि सभी लोग अनैतिक आचरण को अपनाएंगे तब समाज में अव्यवस्था फैलती जाएगी और समाज दुर्दशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि शील हमारे लिए बेहद आवश्यक है, और यदि हम उचित समझें तो हम इन एक एक विषय पर, और मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि हम इस सवाल को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। हो सकता है शील शब्द थोड़ा सा जटिल लगे किसी को भी, हमारे साथी को, तो हम क्या इस सवाल को थोड़ा इस प्रकार तोड़ दें कि जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, नैतिकता है, उसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। और हमारे सभी साथी, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है सभी से कि हमारे सभी साथी अगले सेशन में भी जुड़े और इस पर चर्चा रखें कि हमें किस प्रकार से अपने लिए
क्या हमें लाभ होगा इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने का, क्या लाभ होगा हमें नैतिकता को प्राप्त करने का। थोड़ा सा पढ़ें और फिर इस पर अपनी अपनी बात रखें। ये मेरा प्रस्ताव है। जी धन्यवाद सर। आप सबसे मैं भी एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सर बोलते हैं तो उसको हम लोग कोशिश करें कि थोड़ा अध्ययन करके ही आए, ताकि कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सके। ये हमारे इंटरव्यू के लिए भी अच्छा होगा, हमारे व्यक्तित्व के लिए अच्छा तो होगा ही, हमारे इंटरव्यू के लिए भी अच्छा होगा। तो निश्चित तौर पे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। हम सब एक अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा उसको अपने को क्या करना है, खोल के सामने रखना है। तो मुझे लगता है कि आज का संवाद को हमें यहाँ समाप्त करना चाहिए। सर हम लोग आज का सशक्तिकरण संवाद यहाँ पे समापन करें। जी बिल्कुल दीपक जी, हम इसको समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते हम मिलेंगे और इसी विषय पर बात करेंगे कि नैतिकता की आज 21वीं सदी में क्या आवश्यकता है। जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।